हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद कर रहा हूँ आप बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। देखना बच्चों, अगर आपने पूरे साल जम करके मेहनत की, बढ़िया से पढ़ाई की, तो अब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी किसी का कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, कोई चैप्टर बच रहा है और समझ में नहीं आ रहा उस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्या पढ़ा जाए क्या छोड़ा जाए, तो आरबीएससी के लिए ये जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें कम से कम आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर भी लिया है तो आप क्रॉस चेक कर लीजिए कि ये चीज़ आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, और जिनका बाकी है महत्वपूर्ण इन टॉपिक को जरूर देखें। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि आरबीएससी में सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर कौन सा होता है, जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा नंबर वाला चैप्टर कौन सा है। तो आप जानते हैं 3 चैप्टर आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें रे ऑप्टिक्स जो चैप्टर आपके 7 नंबर का है, उसके बाद चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर जो चैप्टर आपके 6 नंबर का है, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स जो चैप्टर आपके 5 नंबर का है। तो 3 बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं। इन चैप्टर से क्या क्या आने वाला है इस साल आरबीएससी में देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रे ऑप्टिक्स की। रे ऑप्टिक्स में आपको सबसे पहले देखना है कि टीआईआर आपने कंप्लीट किया कि नहीं किया। टीआई का मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपको टीआईआर की डेफिनेशन याद करनी है, प्लस आपको इसके एग्जांपल्स देखने हैं, जैसे हीरे का चमकना, जैसे मृग मरीचि का प्रभाव या मिराज इफेक्ट, और तीसरा आपका ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है इसके बारे में सारी जानकारी, प्लस ऑप्टिकल फाइबर का एक डायग्राम आपके बुक वगैरह में दिया होता है। वो डायग्राम आपको आना चाहिए कि दो इस तरह से मीडियम, बाहर की मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, अंदर के मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम, ऐसा एक डायग्राम बनाते हैं आप लोग। ये डायग्राम आपका कंप्लीट होना चाहिए। स्नेल लॉ जो होता है μ1 sin i बराबर μ2 sin r, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अच्छे से की होनी चाहिए। यहाँ से बढ़िया से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद प्रिज्म आता है। प्रिज्म के अंदर आपको डेरिवेशन प्रिज्म की आनी चाहिए। प्रिज्म का मिनिमम डेविएशन कितना होता है ये आना चाहिए। प्रिज्म के अंदर जो बाहर वाले कोण है उनका योग अंदर वाले कोण के बराबर होता है, ये आपका डेरिवेशन यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। प्लस प्रिज्म के ऊपर कुछ ऐसे न्यूमेरिकल डिजाइन किए जाते हैं जो स्नेल लॉ पर बेस्ड होते हैं। जैसे कि एक प्रिज्म है, प्रिज्म के ऊपर एक रे आ रही है और आपको बताना है कि जो निकल रही रे वो कितने एंगल पर निकलेगी, तो आने वाली रे का एंगल आपको दिया जाएगा। तो आप देखिए वहाँ पर आप स्नेल लॉ फर्स्ट बार लगाएंगे और प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको दिया होगा। इससे आपको अंदर कितना एंगल बन रहा है पता चलेगा, और अंदर एक ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल से आप अंदर के एंगल का पता लगाएंगे, और इस तरह से आप प्रिज्म के लिए रिफ्लेक्टेड जो रे होगी, बाहर निकलने वाली जो किरण होगी, उसका एंगल कितना बनेगा, इसके ऊपर एक बढ़िया सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। दूसरा मिनिमम डेविएशन के ऊपर सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा इसका डिस्पर्सिव पावर यानी कि विक्षेपण क्षमता जो होती है ओमेगा, उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं। तो आप उसके ऊपर भी जरूर देखिए, आपको 2 अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देकर के इसका प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल की बात आती है तो न्यूमेरिकल आपको पावर के ऊपर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएंगे, जिसमें लेंस की पावर शामिल है। लेंस की पावर जो होती है P बराबर 1/f होती है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। इवन 2 लेंस भी आपको देकर के इनकी टोटल पावर पूछ सकता है। तो अगर 2 लेंस डिस्टेंस के साथ पड़े हुए, कुछ दूरी पर पड़े हुए, तो इनकी पावर का फॉर्मूला क्या होगा, और दोनों लेंस पास पास पड़े हैं तब इनकी पावर का फॉर्मूला क्या होगा, ये आप बढ़िया से देख लीजिए। आप जानते हैं मिरर के लिए F बराबर r/2 होता है लगभग, तो F बराबर r/2 के ऊपर आरबीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। जैसे कि आपको बोल देगा रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या आपकी 20 है, तो फोकस कितना होगा, तो आपको बताना फोकस 10 होगा। कई बार क्या करेगा, फोकस दे देगा, बोलेगा फोकस 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, 40 होगा, इसका जस्ट डबल। ये छोटे छोटे 1 नंबर के क्वेश्चन काफी पूछे हो, तो इनको भी आप ध्यान में रखिए। तीसरा आपके प्रिज्म के ऊपर स्नेल लॉ पूछ सकता है। फिर बात करते हैं माइक्रोस्कोप की। तो माइक्रोस्कोप में सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोनों ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम क्या होता है वो देखेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम क्या होता है वो देखेंगे। इन दोनों की बनावट, इन कंस्ट्रक्शन इनका पूछा जाता है वो पढ़ेंगे, और प्लस इनकी डेरिवेशन से जहां पर आप इसका मैग्निफिकेशन निकालते हो मैग्निफिकेशन देखेंगे। इसके साथ ही मिनिमम डिस्टेंस पर मैग्निफिकेशन कितना होता है और मैक्सिमम डिस्टेंस पर, इन्फिनिटी डिस्टेंस पर इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको डेराइव करना आना चाहिए। प्लस इनके ऊपर आपको न्यूमेरिकल भी आने चाहिए। टेलीस्कोप की बात करें तो टेलीस्कोप में रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप दोनों ही आपको पढ़ने हैं, जिसमें अपवर्तक दूरदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी शामिल है। आप जानते हैं जो रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप होता है वो रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप की तुलना में ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो क्यों माना जाता है, इसकी क्या क्या कारण है, और वो इससे कम अच्छा या बुरा क्यों है, उसमें क्या क्या हानि या नुकसान, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये इससे अच्छा क्यों, ये इससे अच्छा क्यों नहीं। इनके डायग्राम क्लियर होने चाहिए। यहाँ पर डेरिवेशन इतनी बड़ी नहीं होती है, लेकिन डायग्राम ज़्यादा बड़े होते हैं। इनके ऊपर इनसे इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है वो डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए। प्लस इसमें ये भी क्वेश्चन फेमस चलता है कि जो टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप के अंदर जो अपर्चर होता है, आगे का लेंस होता है, उसका अपर्चर क्यों ज़्यादा रखा जाता है, ज़्यादा लाइट को कैप्चर करने के लिए, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अगला रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है, तो वहाँ पर जो फॉर्मूला होता है μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं, प्लस इसका यहाँ तक का डेरिवेशन भी आपको देखना है। लेंस मेकर फॉर्मूला कैसे डेराइव किया जाता है, लेंस मेकर फॉर्मूला पूरा डेरिवेशन देखना है, प्लस इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो इनके न्यूमेरिकल भी देखना है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला की पूरी डेरिवेशन आपको देखनी है, प्लस मिरर फॉर्मूला के अंदर लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए कि m बराबर hi/ho होता है। ये लीनियर मैग्निफिकेशन, ये रेखीय आवर्धन कहलाता है, इसको आपको क्लियरली देखना है। इसके बाद बल्ब रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम बनती है कि जैसे टीआईआर होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो यहाँ पर एक बल्ब को पानी के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर रख दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि कितनी लाइट या कितने एरिया की रेडियस की लाइट बाहर निकलेगी। तो ये टीआईआर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इनको भी आप। देन आपका इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है, कहाँ कहाँ बनता है, इनके बारे में जानकारी। जैसे आप देखते हैं अनंत पर बिंब रखा हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब सी और इन्फिनिटी के बीच में होगा, जब सी पर होगा, सी और एफ के बीच में होगा, एफ पर होगा, एफ और पी के बीच में होगा, अलग अलग कंडीशंस में इमेज कहाँ पर बनेगी। प्लस
प्लस ये जो इमेज होगी इसका नेचर कैसा होगा, उल्टी होगी, सीधी होगी, वास्तविक होगी कि आभासी होगी, वर्चुअल रियल, ये सारी चीज़ें, प्लस यही चीज़ें आपको कॉन्वेक्स उत्तल लेंस के लिए भी देखनी है। रेनबो जो होता है इंद्रधनुष, इसमें प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो क्या होता है, किसमें कितनी बार रिफ्लेक्शन होता है, ये सारा आपको देखना है। प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीय इंद्रधनुष के अंदर रिफ्लेक्शन कितनी बार होगा और रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, TIR होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ आपको देखनी है। प्लस इनकी जो किरणें होती है आंखों पर कितना एंगल बनाती है ये भी आप देख लीजिए। कुछ डेफिनेशन से जो आपको सीधी याद होनी चाहिए, जैसे TIR की डेफिनेशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेरिवेशन, प्लस रिफ्लेक्शन की डेरिवेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेरिवेशन, अपवर्तनांक की परिभाषा, ये आपको पता होना चाहिए। यहीं पर आपको एग्जांपल भी सारे याद करने हैं। रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन का उदाहरण कौन सा है एंड TIR का उदाहरण कौन सा है, मतलब आपको ये देखना है कि कोई एग्जांपल जैसे आप पानी के अंदर पेंसिल आदि बो करके तो मुड़ जाती है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि रिफ्रैक्शन है या फिर TIR है। TIR के सारे एग्जांपल सेपरेट याद करने और रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के सारे एग्जांपल सेपरेट याद। इसके बाद अगला चैप्टर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 आपके 6 नंबर का चैप्टर है और इस चैप्टर में ये टॉपिक कम से कम आपके क्लियर होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले आपने चैप्टर की शुरुआती दौर में आपने पढ़ी होती है कि कंडक्शन बैंड थ्योरी जो होती है, तो कंडक्शन बैंड थ्योरी के आधार पर कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, चालक, अर्धचालक और कुचालक जो होता है, इनके परिभाषा, प्लस इनका कंडक्टिविटी कितना होता है, इनका रेजिस्टिविटी कितना होता है, इनमें मोस्ट इंपोर्टेंट फॉरबिडन एनर्जी गैप यानी वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल्टा EG जो होता है वो कितना होता है, और सबके डायग्राम आपको बनाने होने चाहिए, इनको ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, किसका एनर्जी लेवल कहाँ तक जाएगा, कंडक्शन बैंड क्या होता है, चालन बैंड जिसको आप कहते हैं हिंदी में, और संयोजी बैंड या आपका वैलेंस बैंड कौन सा होता है, ये सारा आपको क्लियरली विद डायग्राम याद करें। यहाँ पर फॉरबिडन एनर्जी गैप से रिलेटेड या तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस होता है, या कभी क्वेश्चन अच्छा से डिजाइन किया जाता है, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम सारे एक ही ग्रुप के मेंबर है, फिर भी बोला जाता है कार्बन जो होता है वो इंसुलेटर है, सिलिकॉन, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, तो इसका क्या रीजन है, तो इसका बेसिकली रीजन ये होता है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप कार्बन के अंदर ज्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं आ पाता है, लेकिन यही चीज आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है इनडायरेक्टली। एनालॉग और डिजिटल सिग्नल जो होते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है, एक बार डिफरेंस आप देख लीजिए। एन टाइप और पी टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं इनको किस तरह से बनाया जाता है ये आपको देखना है। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए कौन तरह की डोपिंग की जाएगी, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए कौन सी तरह की डोपिंग की जाएगी, ये आप डिटेल से बढ़िया से देख लीजिए। इनमें डोनर इंप्यूरिटी किसको कहेंगे यानी दाता अशुद्धि, यानी एक्सेप्टर इंप्यूरिटी यानी कि ग्राही अशुद्धि किसको कहेंगे, ये भी देख लीजिए। इनके एग्जांपल तो आप याद कर लीजिए, डोनर इंप्यूरिटी के एग्जांपल और एक्सेप्टर इंप्यूरिटी के एग्जांपल सारे आपको याद होने चाहिए, कई बार पूछे। नॉन अमिक मटेरियल का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ कैसे बनता है ये भी आपको देखना है। नॉन अमिक मटेरियल जो होता है इसका लीनियर ग्राफ नहीं होता है, तो आपको सीधा पूछ सकता है कि नॉन अमिक मटेरियल यानी कि अणुमीय पदार्थ का किसे कहते हैं, इसका ग्राफ कैसा होता है, या फिर इनडायरेक्टली आपको बोल देगा सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए, किस सेमीकंडक्टर के लिए आपको पूछेगा कि बताइए इनका ग्राफ कैसा होगा, तो भी आपको बताइए। इसके बाद लॉजिक गेट की बात करी जाए तो 3 लॉजिक गेट जो मेन है आपको याद करने, प्लस 2 यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, इनको भी आपको देखना है। इन लॉजिक गेट में क्या क्या देखना है, इनका सिंबल आपको आना चाहिए, प्रतीक क्या होता है इनका, प्लस इनकी ट्रूथ टेबल या सत्यता सारणी क्या होती है आपको पता होनी चाहिए, और इनकी बूलियन इक्वेशन जो होती है वो बूलियन समीकरण भी आपको आनी चाहिए। इनके ऊपर न्यूमेरिकल अच्छे डिजाइन किए जा सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल की पहले आप लोग इनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट आता है तो आप इनकी बूलियन इक्वेशन बना करके इनकी न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा संभावना इनकी ट्रूथ टेबल और सिंबल को लेकर के, तो आप इनको पीएन जंक्शन क्या होता है, पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है, रिवर्स बाइसिंग क्या होती है, और फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स कैसे होते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पीएन जंक्शन के अंदर बता रहा हूँ कि अगर कोई डायोड जो होता है फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में, तो फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का रेशियो कितना होता है, रेजिस्टेंस का रेशियो आप जरूर याद करिए। फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ पीएन जंक्शन यानी पीएन जंक्शन जो होता है इसका निर्माण कैसे किया जाता है, इसकी प्रोसेस, डिप्लेशन क्या होता है, डिप्लेशन लेयर क्या होती है, डिफ्यूजन करंट क्या होता है, ये सारी चीजें बारीकी से पढ़ के ये टॉपिक महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा। इसके बाद अगला है जेनर डायोड। आप जेनर डायोड के बारे में पढ़ते हैं तो जेनर डायोड का सिंबल कैसा होता है ये आपको पता होना चाहिए, या तो सीधा पूछ सकता है कि जेनर डायोड का सिंबल बनाइए, या फिर पूछ सकता है सिंबल देकर के कि ये सिंबल किसका है, तो आपको दिखना है जिसमें जेड जैसा दिखता है तो जेनर डायोड होता है। जेनर डायोड का यूज क्या होता है, इसको कहाँ काम में लेते हैं, तो आपको बताना है वोल्टेज रेगुलेशन के अंदर काम में लिया जाता है। और भी पूछ सकता है कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, इसकी वर्किंग प्रोसेस कैसी होती है, सारा आपको बताना है जेनर डायोड के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक जेनर डायोड। और जेनर डायोड पढ़ ही रहे, यहाँ पर 2 टाइप का ब्रेकडाउन होता है, एवलांची ब्रेकडाउन, जेनर ब्रेकडाउन। वर्किंग प्रोसेस ऑफ एलईडी जो है ये आपको देखनी है, एलईडी कैसे काम करती है, एलईडी का डायग्राम वगैरह सिंबल कैसा होगा ये देखना है। घर में जो नॉर्मल लैंप होते हैं इनकी तुलना में एलईडी किस तरह से बेहतर है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि नॉर्मल लैंप से एलईडी कैसे बेहतर है, तो आप इसको भी कंप्लीट। सोलर सेल जो होता है इसका प्रिंसिपल क्या होता है, सोलर सेल का डायग्राम आपको आना चाहिए, ये सारा सोलर सेल से पूछा जाता है। और एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोलर सेल बनाने के लिए जो सिलिकॉन या GaAs जैसे पदार्थों का ही प्रयोग दूसरे पदार्थों की तुलना में क्यों किया जाता है, तो ये आपको देखना है अच्छे से। और इसके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, सभी बच्चे खास ध्यान देवें, एनसीईआरटी के अंदर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 14.7, तो एग्जाम्पल 14.7 जरूर से देखें। और एग्जाम्पल 14.7 के अंदर आपको एक ग्राफ दिया होगा, उस ग्राफ को भी आप बनाना के एक बार प्रैक्टिस। अगला है रेक्टिफिकेशन यानी दिष्टकरण, काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है। दिष्टकरण रेक्टिफिकेशन क्या होता है, ऐसी का डीसी में
कन्वर्ट होना। और यहाँ पर दो तरह के रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग प्रोसेस क्या होती है, कैसे काम करता है, इसका डायग्राम क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है, इनके अंदर इनपुट देने पर आउटपुट सिग्नल कैसा बनेगा, ये आपको क्लियरली आना चाहिए। अगला लास्ट है जो आपसे सीधा तो नहीं पूछा जा सकता, लेकिन इसके ऊपर न्यूमेरिकल डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट टॉपिक जो आपको बता रहा हूँ इस चैप्टर के अंदर, वो है मास एक्शन लॉ। तो मास एक्शन लॉ जो होता है, ये सीधा मास एक्शन लॉ नहीं पूछेगा, लेकिन इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि NI का स्क्वायर जो होता है, NE डैश NH डैश जो होता है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है। एंड लास्ट जो चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 आपके सिलेबस में इस साल 5 नंबर का है, वेव ऑप्टिक्स। और इसके अंदर आपको क्या क्या देखना है, सबसे पहले मेलस लॉ, आपको मेलस लॉ कंठस्थ होना चाहिए, मेलस लॉ याद होना चाहिए। इसके बाद ब्रूस्टर एंगल क्या होता है, ब्रूस्टर लॉ क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप देखिए पोलराइजेशन क्या होता है, और यहाँ पर IP + R बराबर 90 डिग्री होता है, तो ये आपको क्लियर इसका डेरिवेशन भी आना चाहिए और सीधा याद भी होना चाहिए। ब्रूस्टर लॉ म्यू बराबर 10 IP होता है, इसके ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं। इवन फिल इन द ब्लैंक्स में भी इसका क्वेश्चन आ सकता है कि आप जानते हैं कि म्यू बराबर 10 IP होता है, तो बहुत बार रिक्त स्थान देकर के क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर 45 डिग्री एंगल होगा तो आपको वहाँ पे एंगल 1045 रखना है, 1045 का वैल्यू 1 होता है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। सीधा सा क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। डेफिनेशन आपको वेव फ्रंट की पूछी जाएगी, तो तरंगाग्र क्या होता है, इसकी परिभाषा और सभी तरह के तरंगाग्र का डिजाइन कैसा होता है, डिजाइन आपको बनाना आना चाहिए। प्लस यहाँ पर जो अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है हाइगेन्स प्रिंसिपल। हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या होता है, हाइगेन का सिद्धांत क्या होता है, ये आपको क्लियरली याद करना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इंटेंसिटी जो होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी, इनके रेशियो के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल सिंपल फंडा होता है, आपको Imax और Imin यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो देगा, और इस रेशियो से आपको दोनों की इंटेंसिटी I1 और I2 पूछेगा, या फिर एम्पलीट्यूड आयाम A और B पूछेगा। तो इसका सिंपल फंडा होता है Imax अपॉन Imin बराबर होता है ब्रैकेट √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर बटा हुआ √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। तो इसके ऊपर सीधा बेस्ड न्यूमेरिकल पूछेगा, और इसमें जब भी रेशियो दिया जाएगा ध्यान दीजिए, 1:4 होगा, 1:9 होगा, 4:9 होगा, 16:25 होगा, 25:36 होगा, 36:16 होगा, ऐसा कुछ दिया होगा जिसका रूट निकाला जा सकता है। ऐसी टाइप से रेशियो दिए होंगे, आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस। अगला कंपैरिजन करा सकता है आपको YDAC के फ्रिंज पैटर्न में और सिंगल स्लिट के पैटर्न में। आप जानते हैं YDAC का जो पैटर्न होता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसा होता है, इसका पीक वैल्यू सबका सेम रहता है और 4 I0 के बराबर होता है। लेकिन जो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है उसमें सेंट्रल मैक्सिमा का पीक सबसे ज्यादा होता है, और जो दूसरे आगे से आगे जाते जाते तो उनकी फ्रिंज की है, इनका इंटेंसिटी घटता जाता है। तो दोनों में बेसिक दो डिफरेंस आपसे पूछ सकता है कि YDAC के फ्रिंज पैटर्न और सिंगल स्लिट के फ्रिंज पैटर्न में क्या डिफरेंस होता है। YDAC के अंदर आपको सिंपल सा क्वेश्चन, एक तो YDAC का डायग्राम आपको बनाना चाहिए, वेव फ्रंट का YDAC एक डायग्राम होता है जिसमें बहुत सारे वेव चलते थे, वो डायग्राम आपको बनाना चाहिए। प्लस यहाँ पे YDAC के ऊपर थोड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ लेता है। YDAC एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने दो स्लिट है, दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस जो स्मॉल डी है उसको अगर बढ़ा दिया तो क्या फर्क पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि इसकी जो फ्रिंज विड्थ होती है बीटा बराबर लैम्डा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर अगर आपने स्मॉल डी बढ़ा दिया तो बीटा जो है घट जाएगा, फ्रिंज विड्थ घट जाएगी। एक और YDAC के ऊपर फेमस क्वेश्चन बनता है कि YDAC जो होती है उसमें आप मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी एक वर्णी प्रकाश का उपयोग करते हैं। क्या होगा यहाँ पर अगर आप सफेद यानी कि व्हाइट लाइट का श्वेत प्रकाश का उपयोग करेंगे। तो सिंपल सा इसका आंसर ये होता है कि जो व्हाइट लाइट होती है उसमें सारे के सारे 7 रंग होते हैं, 7 रंग का सेंट्रल मैक्सिमा एक ही पॉइंट पर आएगा। तो सेंट्रल मैक्सिमा तो अपनी जगह एज इट इज रहता है। फिर ऊपर ऊपर जैसे जाते हैं तो फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, इनकी अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग शिफ्टिंग हो जाती है। सेंटर वाले का फ्रिंज पैटर्न सेम आता है और बाकी सबके फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसका एक डायग्राम दिया होता है फ्रिंज का, तो आप फ्रिंज का डायग्राम भी देख सकते हैं और इसको सीधा याद भी कर सकते हैं। बहुत सारे बुक में क्वेश्चन सीधा मिल जाता है। इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण क्या होता है, महत्वपूर्ण है बहुत ही ज्यादा। व्यतिकरण की परिभाषा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, दोनों डिटेल से पढ़ने, इनकी डेरिवेशन पढ़नी है और इनके अंदर कहाँ क्या क्या होने पर क्या क्या कंडीशंस बनती है, फेज डिफरेंस क्या क्या होने पर क्या क्या डिफरेंस कंडीशन बनती है देखना है। और इसका मैथमेटिकल एनालिसिस भी देख के जाना है, जिसमें आप पढ़ते हैं y1 बराबर a sin ओमेगा टी और y2 बराबर b sin ओमेगा टी प्लस फाइव, दो अलग अलग वेव लेते हैं, फिर इनका सुपर इंपोजिशन कराते हैं, अध्यारोपण कराते हैं, तो y बराबर y1 प्लस y2 बनता है और फिर इसको आगे मैथमेटिकली ट्रीट करते हैं। तो लास्ट में इंटेंसिटी के डेरिवेशन तक जाते हैं, जहाँ पर इंटेंसिटी I बराबर 4 I0 को स्क्वायर 5/2 आती है। यहाँ तक आपको डेरिवेशन आनी। YDAC के ऊपर YDAC का एक तो डेरिवेशन आपको आना चाहिए, एक YDAC यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का द्विजीवी प्रयोग। इसके अंदर आपको न्यूमेरिकल भी बना के पूछ सकता है। सेंट्रल मैक्सिमा चौथे मैक्सिमा के बीच की डिस्टेंस इतनी है तो इसकी फ्रिंज डिस्टेंस कितनी होगी, फर्स्ट मैक्सिमा थर्ड मिनिमा के बीच की डिस्टेंस इतनी तो इसकी फ्रिंज विड्थ कितनी होगी। तो ये सारे क्वेश्चन में इसका जो फ्रिंज पैटर्न होता है फ्रिंज पैटर्न से डायरेक्ट सोल्व हो जाता है। तो आपको फ्रिंज पैटर्न दिमाग में रखना है, उससे आप डायरेक्टली हवा में इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे एंगुलर फ्रिंज विड्थ को लेकर के भी क्वेश्चन बनता है, तो आप एंगुलर फ्रिंज विड्थ को भी अच्छे से देखें और इन्हीं के न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, जिसमें एक फॉर्मूले में 3 चीजें होती है, इसमें से 2 चीजें देकर के कोई एक चीज आपसे पूछी जाए। एक फेमस क्वेश्चन प्रोफाइल का बनता है कि जो YDAC एक्सपेरिमेंट चल रहा है इसमें क्या करते हैं, जो दोनों स्लिट होती है S1 और S2 इनकी चौड़ाई बढ़ा देते हैं, विड्थ बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा। तो आप जानते हैं विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, तो विड्थ बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, तो I1 I2 इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अब आप W1 बटा W2 बराबर I1 बटा I2 करके इंटेंसिटी पता लगा सकते हैं। फिर आपको Imax Imin का रेशो पूछेगा, तो Imax Imin का वही वाला फॉर्मूला हो जाएगा ब्रैकेट √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर बटा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, और इससे आपका Imax बटा Imin निकल जाएगा। अगला है स्नेल्स लॉ, जिसको आपको प्रूव करना है हाइगेन्स प्रिंसिपल से। तो स्नेल्स लॉ जो होता है μ1 sin i बराबर μ2 sin r, इसको हाइगेन प्रिंसिपल से कैसे प्रूव करा जाता है ये आपको आना चाहिए। प्लस हाइगेन प्रिंसिपल का ही यूज करके
आप रिफ्लेक्शन यानी अपवर्तन के नियमों को भी सिद्ध करते हैं, तो ये भी आपको आने चाहिए, दोनों ही महत्वपूर्ण है। और इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण स्नेल वाला। फिर आता है पोलराइजेशन और पोलरॉइड क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, इनके डायग्राम भी आने चाहिए। और एक किसी पोलरॉइड से जब लाइट निकलती है तो निकलने के बाद इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, I0/2 हो जाती है। ये इसके ऊपर बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस बनते हैं। लास्ट कंसेप्ट जो यहाँ से पूछा जाता है वो है रिजॉल्विंग पावर और रिजॉल्विंग लिमिट, यानी विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता। आप जानते हैं रिजॉल्विंग लिमिट जो होती है वो 1 रिजॉल्विंग पावर होती है, तो यहाँ से आपको रिजॉल्विंग पावर रिजॉल्विंग लिमिट दोनों ही के बारे में जानकारी रखनी है। जैसे रिजॉल्विंग लिमिट होती है 1.22 लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा, तो रिजॉल्विंग पावर इसका जस्ट उल्टा 2 म्यू साइन थीटा अपॉन 1.22 लैम्डा हो जाएगा। अब आप ध्यान रखिए लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिजॉल्विंग पावर के और बीटा भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिजॉल्विंग पावर के। तो टेलीस्कोप के लिए इनकी रिजॉल्विंग पावर या विभेदन क्षमता के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिनमें कंपैरिजन कराएगा आपसे, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो कम से कम आपके क्लियर होनी चाहिए। अगर आपने इन टॉपिक्स को क्लियर नहीं किया तो जल्दी से जल्दी इन टॉपिक्स को आप क्लियर करिए। और साथ ही आप बताइए कि अगर आपको जरूरत है आगे के चैप्टर के भी हम इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करें और अच्छे से तैयारी करते रहे। कहीं किसी टॉपिक को अगर हम दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन बताइए, हम आपको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे उन चीज़ों को।